कि सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, अपना तो हर काम मोहब्बत, हम तो करते हैं दोनों से अल्लाह हो या राम मोहब्बत। ये उन्होंने कहा कि आपने इतना लिख दिया है तो मैं एक किताब छापना चाहता हूँ, लिखते लिखते सब हो जाए। जैसे कह रहे थे पहला प्यार आदमी नहीं भूलता तो तो पहला प्यार नहीं भूलता, उसी तरह मैंने पहली कविता अपनी नहीं भूली। वो कविता इस तरह से है कि नींद से जागो प्यारे बच्चों, सवेरा सुहाना मौसम लाया, खेल कूद के दिन बीते हैं पढ़ने का मौसम आया। खेल कूद को छोड़ो बच्चों, छोड़ो पतंग की डोर, मनोरंजन की चीज छोड़कर मन लगाओ पढ़ने की ओर। माँ बाप की आशाएं लगी तुम्हारी ओर, कि तुम दोगे उन्हें सहारा, वे कहती हैं तुमको अपना राज दुलारा। हाँ, ये भी बहुत सही बात करें। मैं भी देखा है कि बहुत सारे पढ़ना तो शुरू करते हैं लड़के, लेकिन वो सब मैंने कहा ना कि आज का क्या ये सोशल मीडिया का दौर है, हमारे मोबाइल में जो स्मार्ट मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी सब कुछ है, तो आदमी उसमें देखने में लग जाता है तो पढ़ने से दूर हो जाता है। अगर आपको अच्छा लेखक बनना है तो अच्छा साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। उड़ने को तैयार रहो, आकाश बुलाता है, नई पीढ़ी के लिए है। उड़ने को तैयार रहो, आकाश बुलाता है, पतझड़ से मत मत घबराना, मदमाश बुलाता है। पीछे मुड़कर मत देखो, मंजिल तो आगे है, जो पीछे देखे बस पीछे रह जाता है। उड़ने को तैयार रहो, आकाश बुलाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता में जो चीज़ें मैंने देखी तो मेरे दिमाग में हलचल हुई और उसको मैंने किसी नाटक में या किसी व्यंग्य कविता में ढाल दिया। देखिए, लेखन को किसी स्कूल में भर्ती करके नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ अपनी किताबों सृजन से, पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। मैं असंतुष्ट हूँ और निरंतर लिखते रहना चाहता हूँ। 4 लाइन मुझे खुद याद आ रही है कि मेढक बोला टर टर टर, लेकर आओ कंप्यूटर, माउस रोज घुमाऊंगा, सुंदर चित्र बनाऊंगा। तो बच्चों को सरल भाषा में आपको बात कहनी है, नानी जी ओ नानी जी, छोड़ो बात पुरानी जी, नई कहानी हमें सुनाओ, कहाँ के राजा रानी जी। वाह। नानी जी ओ नानी जी, जो न सोचा था, जो न सोचा था वही एक काम करना पड़ गया, जो न सोचा था वही एक काम करना पड़ गया, जिंदगी जब बोझ बन गई तब तो मरना पड़ गया। वाह। और एक पीढ़ी ने किया था पाप, लेकिन देखिए, एक पीढ़ी ने किया था पाप लेकिन देखिए, बाद की नस्लों को उसका ब्याज भरना पड़ गया। दिमाग में एक अंतर्द्वंद चलते रहता है मेरे, हम्म। इसलिए घर लोग भी बोलते हैं भाई ज़्यादा मत सोचा करो, है ना, मेंटल मेंटल हो जाओगे। तो एक प्रक्रिया चलती रहती है दिमाग में, किसी भी चीज़ को लेकर कोई घटना हुई, हाँ। कोई भी घटना सामने होती है तो लगता है कि इस पर कोई रचना बन सकती है। इस देश को बचाना है, भारत को हिंदुस्तान बनाए रखना है, भारत को भारत बनाए रखना है, भारत को इंडिया नहीं बनाना है, तो देश प्रेम की कविताओं का युग फिर से लौटना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के लिए आज गौरव का पल है, क्योंकि गिरीश पंकज साहित्यकार हैं, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं, और राही संस्थान ने एक सूची जारी की है जिसमें 100 साहित्यकारों के नाम हैं, उसमें 10वां नंबर है गिरीश पंकज जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूँ। ये बड़ा सौभाग्य है मेरा यार कि आए और बातचीत कर रहे हैं, मेरा भी सौभाग्य है। जब मैं पढ़ा, मैं देखा कि आप गिरीश पंकज जी जो हैं 100 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, हाँ, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए कि मैं गिरीश पंकज जी से क्या बातचीत करूंगा, वाह। जिन्होंने 100 किताबें लिख चुके हैं, जिनके द्वारा 100 किताबें लिखी गई है, उनसे मैं क्या सवाल करूंगा। बहुत सारे मन में सवाल थे कि किस प्रकार से बातचीत करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे सवाल क्या किया जाए। नहीं, जो मन में जो भाव आ रहे हैं एकदम मेरे प्रति, वो व्यक्त करो, रास्ता अपने आप सवाल आता रहेगा, उसका उत्तर भी मैं दे दूंगा। गिरीश पंकज जी, आप किताब लिखना शुरू किए, कौन सा समय रहा होगा कि आप किताब लिखने का मन आपको किया और लिखने की रुचि आप में जगी हो? बहुत अच्छा सवाल किया। ये सच बोलूं कि किताब तो खैर बाद में बनना शुरू हुई। बाल्यकाल में किशोरावस्था से मैंने साहित्य की दुनिया में कदम रखा, जैसे ना प्यार की दुनिया में पहला कदम, क्या बात। तो कविता की दुनिया में मेरा पहला कदम किशोरावस्था में हुआ, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था। तो वहाँ से लिखने की जो शुरुआत हुई, वो फिर धीरे धीरे वो लेखन का शौक़ बढ़ता गया। 1-2 रचनाएँ शुरू में हुई, धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती गई। पहली एक किताब आई, फिर दूसरी किताब, और माँ सरस्वती की कृपा से ऐसा रहा कि लोग तो क्रिकेट में शतक बनाते हैं, हमने लेखन में किताबों के मामले में शतक बना लिया।
तो ये धीरे धीरे करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान की तर्ज पे लिखते लिखते इतना हो गया। हमारे मित्र ने किताब छापी, लिखते लिखते सब हो जाए, संयोग से किताब यहाँ रखी है। ये उन्होंने कहा कि आपने इतना लिख दिया है तो मैं किताब छापना चाहता हूँ, लिखते लिखते सब हो जाए। क्या बात। है तो वो सब हो गया। इसमें कविता भी है, कहानी भी है, व्यंग भी है, लघु कथा भी है। तो वो सच बोला जाए तो लिखते लिखते सब हो गया। तो वो उसी का नमूना है कि उन्होंने एक बड़ी किताब छाप दी। तो यही कहूँगा कि लिखते लिखते सब हो गया। और अभी लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ मैं, अभी लगातार लिखने की प्रक्रिया जारी है। और जब तक सांस है, जब तक अपन पूरी तरह से फिट है, तो लिखते रहेंगे। मैं लाइब्रेरी देखा, आप हाँ। जो पुस्तकें हैं तो देख के भी अचंभित लगा हाँ। कि इतनी पुस्तकें हैं। हाँ यार, सारी किताबें आप पढ़ते ये हैं? सारी किताबें मेरी पढ़ी हुई है, लगभग पढ़ी हुई हैं। और कुछ जो किताबें हो सकता है मैंने नहीं भी पढ़ी हों, लेकिन समय समय पर उनको निकाल करके पढ़ते रहता हूँ। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि लेखन अगर आपको करना है तो आपको विद्यार्थी की तरह, एक जिज्ञासु की तरह होना पड़ेगा। इसलिए मैं एक जिज्ञासु की तरह, जब लिखने का मूड नहीं होता तो मैं कोई भी किताब, चाहे निराला की हो, दिनकर की हो, अमृतलाल नागर की, कोई भी किताब उठा लेता हूँ और उसको पढ़ता हूँ और फिर उससे प्रेरित होता हूँ। तो मुझे लगता है आज भी मैं, ठीक है थोड़ा बहुत मैंने लिख लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ने से दूर हो जाऊँ। आज भी मैं एक विद्यार्थी की तरह पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और हर नई किताब से, अच्छी किताब से, किताबें तो बहुत सारी छप रही हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ साहित्य है उसको हृदयंगम करता हूँ और कुछ नवाचार उससे मुझे मिलता है, प्रेरणा मिलती है। किताबें पढ़नी चाहिए, लगातार कही जाती है, आज के युवाओं को कही जाती है किताबें पढ़नी चाहिए। हम युवा जिस दिन सुनते हैं किताबें पढ़नी चाहिए, उस दिन शौक से पढ़ना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन शौक ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। हाँ, ये भी बहुत सही बात करें। मैं भी देखा है कि बहुत सारे पढ़ना तो शुरू करते हैं लड़के, लेकिन वो सब मैंने कहा ना कि आज का क्या, ये सोशल मीडिया का दौर है। हमारे मोबाइल में, जो स्मार्ट मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी सब कुछ है, तो आदमी उसमें देखने में लग जाता है तो पढ़ने से दूर हो जाता है। अगर हम मोबाइल को किनारे रख करके किताबों के साथ अपनी दोस्ती करें तो मुझे लगता है कि पढ़ने की संस्कृति ज़िंदा रहेगी, वरना तो किताबें किनारे रह जाएंगी और हम मोबाइल को ही अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे। इसलिए नई पीढ़ी को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक संतुलन बना के चलना पड़ेगा। वो मोबाइल भी देखे लेकिन अपनी पुस्तक से भी वो जुड़ा रहे, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। किताब से जुड़ाव होना चाहिए। किताब से अगर जुड़ाव नहीं रहेगा तो आप, सृजन से जुड़ाव आपका दूर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लेखक बनना है तो अच्छा साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, अच्छा अगर हम खाएंगे तो शरीर में वो लगेगा। तो अच्छी किताब जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमारा दिमाग चैतन्य नहीं होगा। इसलिए अच्छा साहित्य तो पढ़ना पड़ेगा। आप कविता भी लिखते हैं? हाँ, कविता यार, मैं साहित्य की कई विधाओं में आवाजाही करता रहता हूँ। ये माँ सरस्वती की कृपा है कि गीत भी लिखता हूँ, गज़ल भी कहता हूँ, बच्चों के लिए भी कविताएं मैं लिखता हूँ। तो ये लगातार विधाओं में आवाजाही मेरी होती रहती है। हाँ, ये मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं। अभी बंद कर दिया। ये हाँ है ना, हाँ, ये कोई राक्षस दिक्कत और नहीं। दैत्य की तरह प्रकट होता है अचानक। वो साइलेंट कर दिया हो। ये दैत्य की तरह का तो रस भंग कर देता है, तो रख दिए किनारे। कविता आप लिखते हैं, हम चाहेंगे कि आप जो कविता आपसे जुड़ी हुई जो कविता हो, वो कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाते हैं। एक जो है, कभी कभी मैंने मोटिवेशनल कविताएं भी की हैं, तो याद आ रहा है, उड़ने को तैयार रहो आकाश बुलाता है, नई पीढ़ी के लिए है। उड़ने को तैयार रहो आकाश बुलाता है, पतझड़ से मत घबराना मधुमास बुलाता है। पीछे मुड़कर मत देखो मंजिल तो आगे है, जो पीछे देखे बस पीछे रह जाता है। उड़ने को तैयार रहो आकाश बुलाता है, पतझड़ से मत घबराना मधुमास बुलाता है। वाह, क्या शानदार है। और ये सांप्रदायिक सद्भावना का समय है। इस समय हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, कुछ लोग गजवाए हिंद बनाने की बात करते हैं। और मैं दोनों के बीच संतुलन बना करके कहना चाहता हूँ कि सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, अपना तो हर काम मोहब्बत, हम तो करते हैं दोनों से अल्लाह हो या राम मोहब्बत। हम तो करते हैं दोनों से अल्लाह हो या राम मोहब्बत। तुम जाओ तीरथ को यारो, तुम जाओ तीरथ को यारो, अपने चारों धाम मोहब्बत। और अब तो कहीं कहीं दिखती है, पहले थी जो आम मोहब्बत,
और हमको मारा इस दुनिया ने, था हम पर इल्ज़ाम मोहब्बत, सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत, अपना तो हर काम मोहब्बत। शानदार है, हाँ। मजा आ गया सुन के। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से मैंने लिखा, एक समन्वय बना के रखना है कि अब ये समय किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं बचा है कि आपको अपने धर्म का राष्ट्र चाहिए, आपको मिलजुल करके रहना है। साझा संस्कृति का ये देश बन चुका है, इसलिए आपको हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों से प्यार करें, मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुओं से प्यार करें, तभी समरसता बनेगी और देश में शांति बहाल हो सकेगी। नहीं तो हम देख रहे हैं कहीं कहीं देश में दंगे फसाद आज भी हो रहे हैं। तो ये नादान लोग हैं जिनके बारे में कबीर ने कभी कहा था ना कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। 600 साल पहले कबीर ने कहा अरे इन दोनों राह न पाई। तो मुझे लगता है 2024 में भी ये लाइन जस की तस सार्थक है। हम कह सकते हैं अरे इन दोनों राह न पाई। क्या बात ये है। आप व्यंग भी करते हैं हाँ और मुझे पता चला कि आप पत्रकार भी रहे हैं। हाँ, एकदम पत्रकारिता मेरा प्रस्थान बिंदु है। पत्रकारिता से मैंने अपने करियर की शुरुआत की और आज भी अपने भीतर एक पत्रकार को ज़िंदा रखता हूँ, क्योंकि सामयिक विषयों पर आज भी मैं लिखते रहता हूँ, विभिन्न अखबारों में लिखता हूँ। और तो पत्रकारिता ने मुझे एक साहित्य की दुनिया में चमकाने का काम पत्रकारिता ने कहा। मैं पत्रकारिता का बहुत ऋणी हूँ। अगर शायद मैं पत्रकारिता में नहीं होता तो इतना कुछ नहीं लिख पाता। इतना जो विपुल साहित्य आज मैं लिख सका हूँ, उसका पूरा श्रेय मैं पत्रकारिता को देता हूँ। और साहित्य से मेरी रुचि इसलिए भी पत्रकारिता में रहते हुए आई कि एक परंपरा रही है, एक दौर रहा है जब पत्रकार साहित्यकार हुआ करता था। एक पत्रकार साहित्यकार का हुआ करता। करता माखनलाल चतुर्वेदी एक बड़े जो कर्मवीर नामक अखबार निकाला करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप निकालते थे। आगे जैसा व्यक्ति जो बड़ा रचनाकार नवभारत टाइम्स का संपादक था, दिनमान के संपादक थे। रघुवीर सहाय दिनमान में थे। श्रीकांत वर्मा जो बिलासपुर के बड़े कवि हुए हैं, उनकी अनेक कविताएं फेमस हैं, वो दिनमान में संपादक पत्रकार थे। हरीश्वर नाथ रेणु जैसे व्यक्ति पत्रकारिता करते रहे। तो एक लंबी फेरिस्त है जिन्होंने पत्रकारिता की और साहित्य में भी उनकी उपस्थिति रही। तो मैं अपने आप को उस परंपरा का एक सिपाही मानता हूँ कि मुझे पत्रकारिता भी करनी है और साहित्य का भी सृजन करना है। पत्रकारिता के अनुभव मेरे साहित्य में आ जाते हैं। जो मैंने तमाम व्यंग लिखे हैं वो पत्रकारिता में रहते हुए व्यंग मेरे बने, क्योंकि हम जब डेस्क पे बनते हैं, खबरें आती हैं, उसको देखते हैं तो कहीं न कहीं उसमें से विसंगतियाँ दिखाई देती हैं। जब मैं बहुत पहले एक अखबार में था तो एक समाचार मैंने छापा फ्रंट पेज पर कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, वो ताम्रपत्र दिखा कर के भीख माँग रहा है। वो बड़ी वायरल हुई उस समय खबर, उस समय तो इंटरनेट का दौर नहीं था। तो वो खबर मैंने छापी, फिर मुझे लगा इस पर तो एक नाटक बन सकता है। तो मैंने स्वतंत्रता सेनानी का दर्द करके एक नुक्कड़ नाटक लिखा, कई जगह खेला गया। और जब मैं अखबार में था, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया, तब मैंने एक नुक्कड़ नाटक लिखा, गुंडा मतलब अमेरिका की दादागिरी पर गुंडा नंबर 1। गुंडा नंबर 1 मिला तो इप्टा ने यहाँ रायपुर में कई जगह उसको खेला। तो ये कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता में जो चीज़ें मैंने देखी तो मेरे दिमाग में हलचल हुई और उसको मैंने किसी नाटक में या किसी व्यंग कविता में ढाल दिया। तो पत्रकारिता मेरे लिए एक साइड इफ़ेक्ट के रूप में रही है। वो साहित्य के लिए मुझे फीडबैक पत्रकारिता से मिलता रहा। मैं किताब देख रहा था तो गिरीश पंकज रचनावली मैं देखा। हाँ। गिरीश रचनावली जो है, गिरीश पंकज रचनावली 20 खंडों में है। हाँ, 20 खंडों में यार। उसमें मेरी क्या है, जितनी भी रचनाएँ अब तक मैंने लिखी, व्यंग लिखा, उपन्यास लिखे, मेरे 14 उपन्यास हैं, 13 उपन्यास हैं, वो इस रचनावली में हैं। मेरे 2-3 हज़ार व्यंग हैं, वो 5 शुरू के 5 खंडों में हैं। एक खंड में कहानी है, एक खंड में गज़ल है, गीत है। अलग-अलग 20 खंडों में विभिन्न विधाओं की रचनाएँ हैं। बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं आपको। हाँ। मैं पूरा घर जो है अवार्ड से सजा हुआ है। तो साहित्यकारों को, पत्रकारों को अवार्ड का सिलसिला तो जारी हो ही जाता है। आपको कौन-कौन से बड़े अवार्ड मिले हैं सर? मुझे कुछ 4-5 अवार्डों के नाम तो ज़रूर मुझे याद हैं।
मिले तो बहुत, एक तो मुझे सद्भावना दर्पण पत्रिका के लिए रामेश्वर गुरु पत्रकारिता सम्मान मिला था, और व्यंग लेखन के लिए दिल्ली में, देश की राजधानी में, व्यंग श्री सम्मान मिला, जो निसंदेह बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। व्यंग क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए वो सम्मान दिया जाता है, 1,11,111 रुपये का। और उसके बाद मेरे समग्र लेखन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2.5 लाख का सम्मान दिया, साहित्य भूषण। वो मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और अट्टहास सम्मान जो लखनऊ में माध्यम नामक संस्था देती है व्यंग लेखन के लिए, वो सम्मान मिला। और पत्रकारिता के लिए साहित्य संपादक शिरोमणि नामक सम्मान नाथद्वारा से मिला। और पिछले साल दिल्ली में ही एक दूसरा साहित्य भूषण सम्मान मुझे मिला। और पत्रकारिता में भी चूँकि रहा तो एक सम्मान मुझे मिला बेस्ट रिपोर्टिंग का, KP नारायण पत्रकारिता पुरस्कार। तो ऐसे कुछ न कुछ सम्मान मिलते रहे। अब सम्मानों की संख्या तो इतनी अधिक है कि मुझे याद करना पड़ेगा, लेकिन ये 4-5 सम्मान मुझे भी याद आ रहे हैं। सही है। लिखने की जो विधा है, आज भी युवा लिखते हैं, बहुत सारी किताबें लगातार आती रहती है, लेकिन युवा जो है लिखने की विधा कौन सी, मतलब कैसे लिखना चाहिए युवाओं को? ये बहुत अच्छा सवाल किया कि कैसे लिखना चाहिए। देखिए, लेखन को किसी स्कूल में भर्ती करके नहीं सिखाया जा सकता। यह तो अंदर की प्रेरणा से लेखन कार्य होता है। हम सबके हृदय में एक लेखक विराजमान रहता है। हमारे घर की माताएं, बहनें, पिता, भाई बहन, सबके अंदर में एक कवि रहता है, एक रचनाकार है। लेकिन वो इसलिए आकार नहीं लेता क्योंकि हम जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस लेखन से कट जाते हैं। मैं पत्रकारिता में रहते हुए लेखन मैंने किया। रायपुर में रहते हुए हमारे बहुत सारे मित्र, समकालीन मित्र पत्रकारिता करके सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने साहित्य का स नहीं जाना, क्यों? उसमें रुचि नहीं थी। ये साहित्य का जो मामला है, रुचि का मामला है। अगर आपके अंदर ललक है अपने आप को अभिव्यक्त करने की, तो आप साहित्य की दुनिया में आएंगे। नहीं तो आप इसी तरह से जीवन में मस्ती में निकाल देंगे। आप कुछ देखते रहेंगे, वीडियो रील देखते रहेंगे, कुछ शॉर्ट फिल्में देखते रहेंगे, फिल्में देखते रहेंगे, उठटांग टाइप की चीज़ें करते रहेंगे। लेखन के प्रति जब तक आपका लगाव नहीं है, आपके मन में अंदर ये भावना नहीं आती कि हमें समाज के लिए कुछ देना है, तब तक आप कोई भी लेखन की ओर नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि साहित्य जो है, खुद साहित्य शब्द जो है, उसका अर्थ ये होता है जो हित के साथ हो। इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम ही साहित्य रख दिया। वाह, क्या बात। मैंने कहा कि साहित्य नाम रख दिया कि तुम बेटा हित के साथ रहो, जीवन में जो काम करना हित के साथ। तो साहित्य का अर्थ ही है जो हित के सहित हो, वो साहित्य है। तो हमको ऐसा लेखन करना है जिससे समाज का हित हो, भला हो। इसलिए नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि वो साहित्य को हित के भावना के साथ लिखे, न कि मनोरंजन के लिए। पंकज सर, आपकी एक पहली कविता है, आपने जो पहली कविता लिखी थी, बहुत अच्छी कविता है, वो पहली कविता आप सुनाते तो हाँ, पहली कविता बहुत सही बात है, बहुत सुंदर है। आज भी अच्छी बात है कि आज 50 साल हो गए, लगभग 50 साल हो गए तब मैंने लिखी थी। लेकिन वो जीवन की पहली कविता है। जैसे कह रहे ना, पहला प्यार आदमी नहीं भूलता। तो पहला प्यार नहीं भूलता, उसी तरह मैंने पहली कविता अपनी नहीं भूली। वो कविता इस तरह से है कि नींद से जागो प्यारे बच्चों, सवेरा सुहाना मौसम लाया, खेल कूद के दिन बीते हैं, पढ़ने का मौसम आया। खेल कूद को छोड़ो बच्चों, छोड़ो पतंग की डोर, मनोरंजन की चीज छोड़कर मन लगाओ पढ़ने की ओर। माँ बाप की आशाएं लगी तुम्हारी ओर, कि तुम दोगे उन्हें सहारा, वे कहती हैं तुमको अपना राज दुलारा। और ये भी शायद है कि बच्चों, देश के लिए बनना एक सपूत, क्यों बनना मत कपूत, 100 पुत्रों में अच्छा होता है एक सपूत। इस तरह से आखिरी में थोड़ा सा अनगढ़ता उसमें आई है कविता में। लेकिन ये कविता मुझे याद है कि पहली कविता मेरी थी, जो बाल कविता थी। हम भी बाल थे उस समय, और वो बाल कविता थी। उसने मुझे ऐसा प्रेरित किया कि बाद में दूसरों के लिए भी मैंने कविताएं, मोटिवेशनल के लिए दूसरी कविताएं भी लिखना मैंने शुरू किया। आप मोटिवेशनल किताबें भी लिखे हैं? एकदम, मेरी 3-4 किताबें हैं। एक जीवन के अनुभव 2006 में आई थी। उसमें मेरे जीवन के जो अनुभव थे कि आज मैं थोड़ा बहुत जो बन सका, वो डायमंड बुक्स के मालिक ने मुझे पत्र लिखा कि आप
ऐसी किताब लिखी जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिली। बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली का डायमंड जैसा बड़ा प्रकाशक मुझसे कह रहा है कि आप मोटिवेशनल बुक लिखिए, तो वो मैंने लिखी। फिर एक अभी पिछले साल आई स्वर्णिम जीवन के अनमोल टिप्स, वो भी डायमंड ने छापी। वो मोटिवेशनल बुक ऐसी अद्भुत है कि मैं विश्वास के साथ कहता हूँ अगर आज की युवा पीढ़ी उस किताब को पढ़ ले, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ ले, तो उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, किस तरह जीवन में आपको आगे बढ़ना है। अगर कैरियर चुनना है तो वो कैरियर आप चुने, उसमें है एक चैप्टर है कैरियर का है कि जिसके लिए आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँगा, चाहे वो पत्रकारिता हो का हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आपकी अपनी रुचि है तो आप उस क्षेत्र में जाइए। अगर बगावत भी घर से करनी पड़े तो आप बगावत कर दीजिए। अपना मैं बताता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल जब 8वीं कक्षा मैंने उत्तीर्ण की, तो पिताजी चाहते थे कि मैं साइंस ले लूँ, तो आगे चल के डॉक्टर बनना है। तो मैंने पिताजी से कहा कि नहीं, मैं साइंस का विद्यार्थी हो ही नहीं सकता, ना मुझे गणित समझ में आती है, ना विज्ञान समझ में आता है, मुझे तो कला समझ में आती है, तो मैं आर्ट्स लूँगा। तो पिताजी बहुत नाराज़ हुए, काफ़ी नाराज़ हुए, शायद हो सकता है उन्होंने कहा थप्पड़ भी लगाया हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो आर्ट्स ही लूँगा। और फिर मैंने आर्ट्स लिया, पिताजी मान गए। और फिर बाद में बड़े जब मैं लिखने पढ़ने लगा, काफ़ी एक्टिव हो गया पत्रकारिता में, तब उन्होंने एक दिन कहा कि तुम्हारा निर्णय बड़ा सही था। ये बड़ी बात है, पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा निर्णय बहुत सा, तुमने आर्ट्स लिया। और दूसरा, पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया जब मैं पीएचडी करना चाहता था, पीएचडी नहीं कर पाया, और जब लोगों ने मुझ पर शोध कार्य करना शुरू किया, तो एक दिन प्रसाद ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमने पीएचडी तो नहीं की, लेकिन अब तुम पर पीएचडी कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मुझे लगता है बगावत भी, अगर हमको लग रहा है कि अगर है तो हमें बगावत भी करना चाहिए, लेकिन रचनात्मक बगावत होनी चाहिए। वो पतन की ओर न जाए वो बगावत, वो आपको उत्थान की ओर ले जाए। आज आप इस मुकाम पर हैं, आज इतनी किताबें लिख चुके हैं, अब कैसा महसूस होता है आपको? यार मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं अभी भी अपने लेखन से संतुष्ट नहीं हूँ। भले मेरी 125 किताबें आ गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मेरा श्रेष्ठ इंतज़ार कर रहा है, मेरा सृजन इंतज़ार कर रहा है कि आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो मुझे संतुष्ट करे। अभी ठीक है, तमाम किताबें आई हैं, एक गाय की आत्मकथा, माफिया, सीढ़ियाँ, बहुत सारी कृतियाँ हैं मेरी, रावण अभी ज़िंदा है, और चयनित व्यंग, बहुत सारी किताबें आई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी एक ऐसी किताब मुझसे लिखी जानी चाहिए जो मुझे संतोष प्रदान करे, और उसी की तलाश में निरंतर लिख रहा हूँ। जैसे एक वैज्ञानिक होता है ना, शोध करता है, एक शोध असफल हो जाता है, फिर दूसरा शोध करता है, फिर अंत में वो यूरेका यूरेका कहने लगता है, हाँ अब ये है। तो मैं अभी यूरेका की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि एक समय ऐसा है जब मैं कहूँ कि हाँ, ये जो है मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ किताब है। तो अभी वो सर्वश्रेष्ठ किताब गर्भ में है, कल्पना और विचार के गर्भ में है, हो सकता है भविष्य में सामने आ जाए। इसलिए मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, अपनी किताबों सृजन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, मैं असंतुष्ट हूँ और निरंतर लिखते रहना चाहता हूँ। हर किसी के एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। आप किताबें काफ़ी पढ़ते हैं, आपके लिए कौन सा लेखक जो है, सब कौन सा साहित्यकार है जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत है? हालाँकि किसी एक साहित्यकार का नाम लेना तो शायद कठिन हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग का नाम तो मैं ज़रूर लूँगा। जैसे व्यंग के लिए मुझे प्रेरणा निसंदेह कह सकते हैं कि जब मैं किशोरावस्था में था तो शरद जोशी को, हरिशंकर परसाई को पढ़ रहा था, और जब कविताओं की बात आई तो रामधारी सिंह दिनकर की कविताएँ मैंने पढ़ी, दुष्यंत कुमार की कविताएँ पढ़ी, निराला की कविताएँ पढ़ी, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक लंबी सूची है। किसी एक दो व्यक्ति का नाम, रचनाकार का नाम मैं नहीं ले सकता। ये सारे रचनाकार जिनके नाम मैंने लिखे, उन सब से थोड़ा-थोड़ा सा मैंने मतलब प्रेरणा ग्रहण करी। कहना है कि जब वो बहुत सारे व्यंजन हैं, जी तो हाँ। हमने थोड़ा-थोड़ा सा व्यंजन सबका उठाया। तो ये जो साहित्यकार है वो हमारे लिए ऐसे व्यंजन का उन्होंने काम किया कि सबके थोड़े-थोड़े सी चीज़ों का मैंने स्वाद लिया और अपनी एक थाली तैयार की, विचारों की थाली, और उसके सहारे मैंने लिखना शुरू किया। और आज भी जब मैं अतीत में जाता हूँ, तो मेरी लाइब्रेरी में वो पुराने लेखक हैं, उनको कभी-कभी उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो आज भी मैं उनसे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। आप अलग-अलग विधाओं में लिखते हैं, आप व्यंग में लिखते हैं, आप
कविता लिखते हैं, आप गज़ल भी लिखते हैं। तो जब अलग-अलग विधाओं में लिखते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्याएँ नहीं होती है? ये बहुत अच्छा है यार, ये गजब सवाल है। ये सही बात है कि विभिन्न विधाओं में लिखता हूँ तो अपने आप को अचानक मैं कैसे डाइवर्ट करता हूँ। हाँ। तो मुझे उसका उत्तर अपने आप से ये सूझा कि जो विधाएँ हैं, खुद लेखक के पास आती हैं और कहती है कि तुम आज इस विधा से लिखो। तो कभी मैं व्यंग्य लिखने लगता हूँ, तो गद्य के सहारे व्यंग्य लिखता हूँ। कभी लगता है कि ये बात गज़ल के फ़ॉर्म में आनी चाहिए, तो विधा ही मुझे आमंत्रित करती है कि नहीं, इसको अब गज़ल के रूप में ढालना चाहिए। और कभी लगता है ये घटनाक्रम है, इसे विस्तार देना चाहिए, तो कहानियों में लिखता हूँ। वो 3000 शब्दों की फिर वो कहानी बनती है। कभी लगता है गागर में सागर कर सकते हैं, तो एक छोटी-सी 100-200 शब्दों की लघु कथा बन जाती है। तो विधाएँ, मैं विधाओं को नहीं चुनता, ये कोई बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कहूँगा कि विधाएँ मुझे चुन लेती हैं कि तुम इस पे लिखो। जैसे अभी मैं सॉनेट पे काम कर रहा हूँ। सॉनेट जो है ब्रिटेन का बहुत पॉपुलर छंद है, भारत में बहुत कम लोगों ने लिखा है। एक बड़े कवि हैं त्रिलोचन, उन्होंने बहुत सारे सॉनेट लिखे हैं और इक्का-दुक्का और लोग लिख रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझसे ये विधा छूटी हुई थी, तो अब सॉनेट पे काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 2-4 महीने में शायद 100 सॉनेट हो जाएँगे मेरे, तो अगले साल सॉनेट पे किताब आएगी। तो विधाओं के पीछे मैं नहीं जाता, विधा मेरे साथ आती है और वो लिखवा लेती है, उससे मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ। तो इसीलिए कभी लगता है कि मन में आया कि बच्चों के लिए लिखना चाहिए, तो कभी बच्चों के लिए एकांकी लिख देता हूँ, कभी बाल कविताएँ लिख लिख लेता हूँ, कभी नाटक लिख लेता हूँ। तो मुझे लगता है बाल साहित्य को भी समृद्ध करना ज़रूरी है। हिंदी का दुर्भाग्य है कि हिंदी के बहुत बड़े-बड़े लेखक बाल साहित्य लिखने से बचते हैं। उनको लगता है बाल साहित्य बचकाना काम है, लेकिन मुझे लगता है बाल साहित्य बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप भारतीय साहित्य में देखें, दक्षिण में भी बड़े-बड़े लेखक, हाँ, बांग्ला के बहुत कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर को बंकिम चट्टोपाध्याय, गुजराती के बधेका, गिजुभाई बधेका, तमाम लोगों ने बाल साहित्य को समृद्ध किया है। और हिंदी में भी विष्णु प्रभाकर हैं, हरिकृष्ण देवसरे हैं। तो इन सब लोगों ने भी बाल साहित्य लिखा है। तो मुझे लगता है समय निकाल कर कविता कहानी से भी थोड़ा दूर होकर के मैं बच्चों के लिए भी लिखूँ। और बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सरल सहज भाषा लिखनी पड़ती है। तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि मैं जो लिखूँ वो बच्चों को समझ में भी आ जाए। ऐसा ना हो कि उसके सिर से निकल जाए। इसीलिए मैं जब मेरी कविताएँ बच्चों को एकदम याद हैं, 4 लाइन मुझे खुद याद आ रही है कि मेढक बोला टर टर टर, लेकर आओ कंप्यूटर, माउस रोज घुमाऊँगा, सुंदर चित्र बनाऊँगा। तो बच्चों को सरल भाषा में आपको बात कहनी है, नानी जी ओ नानी जी, छोड़ो बात पुरानी जी, नई कहानी हमें सुनाओ कहाँ के राजा रानी जी। वाह! नानी जी ओ नानी जी, छोड़ो बात। तो इसमें में भी एक संदेश है कि नानी से हम बोल रहे हैं कि नानी हो गई, परियों की कहानी बहुत हो गई, कहाँ के राजा और रानी, हमें नई बात सुनाओ। और कंप्यूटर हम मेढक, बच्चों को मेढक, परियाँ, छिपकली, मछली बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए वो देने के लिए मेढक का प्रतीक लेकर मैंने लिखा कि मेढक बोला टर टर टर, मेढक, हुँ। और लेकर आओ कंप्यूटर, मेढक बोलता नहीं है कंप्यूटर लेके आओ, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए कि मेढक भी जब बोल रहा है कंप्यूटर से तुमको जुड़ना है, तो हुँ। तुमको भी बेटा कंप्यूटर से जुड़ना है। तो बाल कविताएँ भी लिखता हूँ, रचनाएँ करता हूँ, तो उसमें एक संदेश रहता है कि बच्चे उसको पढ़ें और कुछ ग्रहण करें। आप गज़ल लिखते हैं, हम चाहेंगे कि आप गज़ल भी सुनाइए। तो गज़लों को सुनाने कहा तो कुछ शेर सुना देता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। जो न सोचा था, जो न सोचा था वही एक काम करना पड़ गया, जो न सोचा था वही एक काम करना पड़ गया, ज़िंदगी जब बोझ बन गई तब तो मरना पड़ गया। वाह! और एक पीढ़ी ने किया था पाप, लेकिन देखिए, एक पीढ़ी ने किया था पाप, लेकिन देखिए, बाद की नस्लों को उसका ब्याज भरना पड़ गया। क्या बात जो न सोचा था वही एक काम करना पड़ गया। और अपना ये अंदाज रहा है, अपना ये अंदाज रहा है, हरदम अच्छा काम किया है। लगता है सृजन होगा कुछ, मन स्वागर में ज्वार उठा है, और खुद पर गर्व विश्वास नहीं है, ये मोटिवेशनल, खुद पर गर्व विश्वास नहीं है तो तेरा इतिहास नहीं है। अगर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो आपका कोई इतिहास नहीं पड़ेगा, खाओगे पियोगे मर जाओगे। खुद पर अगर विश्वास नहीं है तो तेरा इतिहास नहीं है। तू क्या यह समझे तुझे तो तू क्या है यह समझ तुझे तो खुद का ही एहसास नहीं है। हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, लेकिन अगर उसको एहसास नहीं है तो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। और जीत तेरी होगी तय कैसे, जीत तेरी होगी तय कैसे अगर हौसला पास नहीं है। और पंख भले पर कहाँ उड़ेगा, पंख तो है मगर कहाँ उड़ेगा जब कोई आकाश नहीं है। और अपने दीपक स्वयं बने हम, मंत्र है या बकवास नहीं है। क्या बात। तो ये बहुत सरल। और आओ बैठा भी कुछ दिन पहले, मतलब एक मित्र ने कहा खाम खा हम लोग बैठ जाते हैं, तो उसमें एक व्यंग भी मैंने लिखा और गज़ल भी कही। आओ बैठे यार खाम खा, आओ बैठे यार खाम खा, बातें हो रसदार खाम खा। जीना है तो मित्र बना लो, एक नहीं दो चार खाम खा। और कभी कभी कर भी लेना तुम किसी किसी से प्यार खाम खा। आओ बैठे यार खाम खा। और सच्चाई तो कहती है यह जीवन का है सार खाम खा। और चुप रह जाना सबसे अच्छा, क्यों बिगड़े व्यवहार खाम खा। सही। और मिलकर जीवन में रस घोलें, क्यों जाए इतवार खाम खा। आओ बैठे यार खाम खा। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो दो तीन वानगी गज़लों की हो गई। सर आप लिखते कैसे हैं? अभी जब लिखना होता है तो मोबाइल से यार लिखते हैं, लिखने का कंप्यूटर यही है से? कि ये भी बड़ा कठिन सवाल है कि लिखते कैसे हैं। इसके लिए ये कहूँ कि मानस दिमाग में एक अंतर्द्वंद चलते रहता है मेरे। इसलिए घर लोग भी बोलते हैं भाई ज़्यादा मत सोचा करो, है ना, मेंटल मेंटल हो जाओगे। तो एक प्रक्रिया चलती रहती है दिमाग में, किसी भी चीज़ को लेकर कोई घटना हुई, हाँ। किसी का निधन हो गया या कहीं अराजकता हो गई, अमेरिका में पता लगा रंग भेद के कारण किसी को मार दिया गया सिपाही द्वारा, या कोई सांप्रदायिक दंगे हो गए, या राजनीतिक विसंगतियां हो गई, तो सारी चीज़ों को देख करके मन में हलचल पैदा होती है, फिर वो एक रचना बनती है। तो मुझे याद आ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत एक बड़े कवि हैं, जी जी। उन्होंने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो अगर मन में आपके हलचल रहे, किसी भी चीज़ को लेकर के आपके मन में अंतर्द्वंद है, तभी कलम अपने आप चलने लगती है। अगर आप विचार शून्य हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि दिमाग नहीं चलेगा। तो हर समय कोई भी चीज़ मुझे झंकृत करती रहती है, हॉन्ट करती रहती है। तो वो जो विषय जब हॉन्ट करता है दिमाग में, तो फिर वो कलम अपने आप चलने लगती है। तो ये है रचना प्रक्रिया है मेरी। कहीं आप सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं आपको और कोई चीजें दिख रही है, तो कभी ऐसे अचानक देखने से लगता है कि इस पर भी लिखी जा सकती है चीजें? बहुत सही बात कहा। एकदम अचानक कोई भी घटना सामने होती है तो लगता है कि इस पर कोई रचना बन सकती है। तो कई बार तो ये मैंने देखा कि अपनी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, हैं, तो लगा यार इसको करना है, तो फिर उसको किनारे रोक करके 2 लाइन लिख लेता हूँ। मेरे को हाँ। दिमाग पे आया कि बाद में उड़ जाएगा। कभी सो रहा हूँ, सोते-सोते पता लगा एक कविता गूँजी, तो बगल में डायरी रखी हुई है। 2 लाइन लुढ़क गया कि सुबह लिखूँगा। तो ये होता है, चलते-चलते कहीं कोई घटना, कोई हादसा देख लिया, किसी की मृत्यु देख ली, तो वो दिमाग में रचना कौंधने लगती है। तो तत्काल उसको, मोबाइल है तो नोट कर लिया, जो पेन है डायरी तो 2 लाइन लिख ली। फिर उसको बाद में घर आकर के इनलार्ज किया। तो ये भी एक रचना प्रक्रिया है कि कोई चीज़ हमने देखी और फिर उसको उसको हमने इलाज कर लिया, लिख लिया, चाहे वो कविता हो या लेख हो। आज के युवाओं को क्या कहेंगे, जो युवा लिखना चाहते हैं, जो युवा चाहते हैं कि हम भी लेखक बने, हम भी साहित्यकार बने, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो हमेशा लेखकों से, अपने मित्रों से कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लिखना है तो अच्छा तो पढ़ना होगा। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा लिख नहीं सकते। लिखेंगे आप ज़रूर, कुछ न कुछ तो लिख लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास दिमाग होता है, वो कुछ भी आड़ा तिरछा लिख तो लेगा। लेकिन बहुत श्रेष्ठ लिखना है तो आपको श्रेष्ठ पढ़ना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्तमान साहित्य तो आप पढ़िए, लेकिन उससे ज़्यादा हमको अतीत के साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे पुरोधाओं ने लिख दिया, जिसे पढ़ करके मैंने लिखना कुछ सीखा, लिखने की तमीज़ सीखी।
तो ये ज़रूरी है कि आज भी जब 2024 में हम रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2024 का साहित्य ही पढ़ा जाए, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। कई बार वो हमें गड्ढे में भी गिरा सकता है। कभी हमने देखा ना, गूगल मैप के सहारे लोग जा रहे थे, तो हाँ आधा हाँ, पुल था, उसके नीचे गिर कर के मर गए। 3 तो कई लोग। बार हमारा तथाकथित आधुनिक साहित्य है, उसके मैपिंग के हिसाब से हम जाएँगे तो दुर्घटना हो सकती है। हम गलत दिशा की ओर जा सकते हैं। अगर हमें अच्छा साहित्य रखना है तो गूगल को भी तो देखें, हम बाहर भी देखें, हम अपनी परंपरा को भी देखें, जो हमारा श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा चुका है, भरा हुआ है खजाना, उस खजाने तक तो हम जाएं, कविता कोश को देखें, अगर हम मोबाइल में भी है तो कविता कोश को देखें, गद्य कोश को देखें, रेखता को देखें, वहाँ आपको बहुत श्रेष्ठ साहित्य पढ़ने को मिलेगा। अगर हम उसको निरंतर पढ़ते रहें, हमारी नई पीढ़ी पढ़ती रही, तो मुझे लगता है वो भी अच्छा लेखक बन सकती है। आज की आधुनिक किताबें जो आ रही हैं, आज के युग की किताबें, उन किताबों को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आधुनिक किताबों को देखता हूँ तो बड़ी पीड़ा होती है कि वो आधुनिकता के नाम पर जो जो उत्तर आधुनिकता आ रही है, आधुनिकता से भी एक कदम आगे जा कर के लिखने की होड़, उस लेखन ने बहुत कबाड़ा किया है। इस समय पिछले कुछ सालों में बेस्ट सेलर के रूप में जो किताबें आ रही हैं, उसमें तो कुछ किताबें निसंदेह अच्छी हैं, जो मिथकों को लेकर के लिखी गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी किताबें भी आ रही हैं जिसमें खुला सेक्स है, जिसको इराटिक साहित्य कहा जाता है, जिसमें घनघोर अश्लीलता है। नई पीढ़ी के लड़कों को, लेखकों को वो रचना, वो किताबें ज़्यादा पसंद आ रही हैं। वो किताबें खूब पढ़ी जा रही हैं, और खरीदी जा वो रही हैं, किताबें बेस्ट सेलर भी बन रही हैं। वो बेस्ट सेलर बन रही हैं। तो उससे साहित्य का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये जो दौर है, बहुत ही खतरनाक दौर है कि हमारा जो युवा वर्ग है, वह ऐसे साहित्य की ओर जा रहा है जो इरेटिक है, जिसमें अश्लीलता है। हमें उस साहित्य की ओर जाना है जिसमें सांस्कृतिक मूल्य हैं, जहाँ नैतिकता है, सनातन का बोध है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि भारत को हम भारत रहने दें या इंडिया बना दें। आज हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ मित्रों की बता दिखाते कि पैंट जीन्स पहने हुए तो तार तार है, आगे से फटी है, पीछे से भी फटी है, टॉप और ऊपर चला जा रहा है, टॉप होता जा रहा है, और कह रहे हैं कि ये हमारी आधुनिकता है। वस्त्रों से हम आधुनिक होने की कल्पना कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है विचारों से आधुनिक होना चाहिए। हमारे ही भीतर सांप्रदायिक सद्भावना है, हमारे भीतर राष्ट्र का प्रेम हो, हमें सांप्रदायिक सद्भावना की बात हम करें, हमारे भीतर सहिष्णुता की भावना हो, हम दान देने की भावना से अपने जीवन को का यापन करें, एक दूसरे के पड़ोसी से प्यार करना, मैं उसको आधुनिकता समझता हूँ। राष्ट्र के प्रति हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए। अब तो हम ऐसे अराजक दौर में जी रहे हैं कि दिल्ली में हमने देखा कि युवा पीढ़ी ने ही नारे लगाए कि भारत टेढ़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में, जहाँ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उसी देश की युवा पीढ़ी अब कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये कितने पतन का दौर है। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को समझना होगा कि देश तुम्हारे लिए लॉन्चिंग पैड नहीं है, कि देश कोई, कि आप वहाँ खड़े हो और जंप मार के आप विदेश चले गए। देश आपके लिए वो मिट्टी है जिससे आप पले बढ़े हैं। तो मुझे लगता है राष्ट्रबोध हमारे युवकों में होना चाहिए। भारत के टुकड़े करने की बात नहीं, भारत को जोड़ने की बात होनी चाहिए। ये इस बात नई पीढ़ी को ये बात समझनी होगी। राष्ट्र प्रेम जो है युवाओं में दिखना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र प्रेम की बात की। आज से बहुत पहले गया प्रसाद शुक्ल स्नेही कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि हैं वो। उन्होंने कहा कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत पहले कहा, उस समय भी मतलब ऐसे राजक लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है, वह हृदय नहीं हो सकता, वो पत्थर है। तो मुझे लगता है राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी जानी चाहिए, जो कम हो रही हैं इस समय। स्त्री प्रेम की कविताएं तो लिखी जा रही हैं, देह प्रेम की कविताएं तो लिखी जा रही हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी नहीं जा रही हैं। तो अगर इस देश को बचाना है, भारत को हिंदुस्तान बनाए रखना है, भारत को भारत बनाए रखना है, भारत को इंडिया नहीं बनाना है, तो देश प्रेम की कविताओं का युग फिर से लौटना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। तो हमने लंबी बातचीत की गिरीश पंकज सर से,
ये पूरी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और मेरे मन में जितने सवाल आए मैं लगातार सवाल करता रहा। आपके मन में भी यदि कोई सवाल हो जो लगता है कि सवाल बच गए हों, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। जब दोबारा हमसे बातचीत होगी, हम जब अगली बार बातचीत करेंगे, वो सवाल भी पूछ लेंगे।